गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा शुरू की थी निबंध लेखन के ऊपर, और जिस टॉपिक पर हमारी चर्चा हो रही थी, ठीक है, वह टॉपिक था निबंध कैसे लिखें। और दोनों चीजों को हम साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्कशन के बहुत मायने नहीं हैं, ठीक है, वो बहुत मायने नहीं रखते। अगर उस थ्योरी को के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, अगर उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो फिर थ्योरेटिकल डिस्कशन की बहुत अहमियत नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें। टॉपिक जो मैं पिक कर रहा हूं, नीतीश ने एक निबंध लिखा था, उसी को मैं पिक कर रहा हूं, और टॉपिक था करेंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। In perspective of political empowerment, नहीं, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में टॉपिक आपके सामने है। नहीं, अगर हम लास्ट क्लासेस की चर्चा करें तो हाउ टू राइट ऐसे पर जो हमारी चर्चा शुरू हुई थी, उसमें हमने पहला बिंदु पिक किया था कि सबसे अहम है क्या, सबसे अहम है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। और हमने यह कहा था कि अगर रियलिस्टिक आप नहीं रहे, अगर आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से परिचित नहीं हैं, अगर आप अपने इंटरेस्ट और टेस्ट से परिचित नहीं हैं, या अगर आपने टॉपिक को हल्के में लिया, ठीक है, तो ऐसे राइटिंग के पहले, ऐसे राइटिंग शुरू करने के पहले आप लेकर के चलें, चैप्टर क्लोज वाली स्थिति जो है वो पैदा होते देखा जा सकता है।
इससे पहले कि चीजें शुरू हो, चीजें समाप्त तो होती दिखाई पड़ेंगी। तो इसलिए टॉपिक सिलेक्शन की जो है वह अहम भूमिका होती नहीं। हम अपने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखते, हम अपने इंटरेस्ट, अपने टेस्ट को ध्यान रखते नहीं। इस पर विस्तार से हमारी चर्चा हुई और लगभग 1.5 घंटे के डिस्कशन में कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए हमने इसको फोकस किया और आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता कि जब आपने टॉपिक को चुन लिया है, ठीक है, तो दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है डिमांड ऑफ द टॉपिक को समझना। मतलब डिमांड ऑफ द टॉपिक को समझने का मतलब यह है कि क्या पूछा जा रहा है, इसकी समझ आवश्यक है। देखिए, मोस्ट ऑफ द केस में समस्या क्या आती, ये निबंध में भी समस्या आती है और ये आंसर राइटिंग जीएस हो या ऑप्शनल हो। ऑप्शनल तो अब बिहार में रहा नहीं उस रूप में, सब्जेक्टिव नेचर का, वो तो एमसीक्यू बेस्ड बना दिया गया। तो ये आंसर राइटिंग में भी ये समस्या आती। समस्या यह आती कि हम या तो टॉपिक देखते हैं या प्रश्न देखते हैं, और टॉपिक या प्रश्न को हम समग्रता में देखने की बजाय, कंप्रिहेंसिव मैनर में देखने के बजाय हम टॉपिक या प्रश्न को क्या करते, नजर दौड़ाते हैं और अपने लिए जो कन्वीनियंट है उस प्रश्न या उस टॉपिक के जो पहलू हमारे लिए सुविधाजनक हैं, हम उन सुविधाजनक पहलुओं को पिक कर लेते हैं। जैसे अगर हम देखें, जो टॉपिक हमने आपके सामने रखा, जरा नजर दौड़ाएं तो यहां पर पूछा आपसे क्या जा रहा है। और ये मुझे बतलाएं कि यहां पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। अगर यही निबंध का टॉपिक आपके सामने हो, यही निबंध का टॉपिक आपके सामने हो, तो वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, ये जानना बहुत जरूरी है और क्रूशियल है। मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय सोचने के लिए देता हूं। ऑनलाइन वाले भी रेस्पॉन्ड करें। क्योंकि जब तक आप रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब तक क्या नीतीश जी, समझ में आया था टॉपिक? समझ में आया, जो आया था नहीं, जो आया था नहीं हमने ये प्रश्न पूछा, जो आया था वाला तो नहीं है, जो मैं अंडरस्टूड कर पाया। हाँ, क्या कर पाए, और लोगों को तब तक करने दीजिए, आप तो बतला सकते हैं। तो सर ये अंडरस्टूड किया था कि एट प्रेजेंट
अभी क्या स्टेटस है वुमेन का, हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट के बेसिस पे, और उस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा था। मैं इसी को आधार बना के, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को आधार बना के मैंने लिखा। पक्का मैंने कोशिश तो किया था यही लिखने। नहीं, मैं भी यही जानना, आप लोग अपना अपना हाथ चलाइए, प्रवचन नहीं सुनना है। हाँ, रेस्पॉन्ड कीजिए, टॉपिक का डिमांड क्या है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरे बतला देने से हो जाएगा तो वो नहीं होगा। नहीं, और विजन और विजुअलाइजेशन की कितनी अहमियत होती है, मतलब कम से कम अब तो समझ जाइए। आज तक आप लोगों के आंदोलन के 3-3 मोर्चे खुले हुए हैं। एक मोर्चे से सैफ लौटा है। क्या सैफ गए थे ना? हाँ, समझे। दूसरे मोर्चे पर पप्पू यादव जी हैं और तीसरे मोर्चे पर प्रशांत किशोर जी हैं। और अगर मैं सही हूं, मैं फील्ड में तो गया नहीं हूं, तो तीनों मोर्चों पर अगर आप जाकर के देखें तो बीपीएससी के छात्र लगभग नदारद दिखाई पड़ेंगे। क्या गलत तो नहीं हो? समझे। तो पर गए राम कुकुर के पल्ला, ये भी ऐसे में पूछा जा सकता है, रोशन सर बतलाएंगे। समझे। और प्रशांत किशोर जी के घटनाक्रम के जरिए इसको बेहतर तरीके से समझ सकते। बेचारे इस उम्मीद में थे कि शांतिपूर्वक पुलिस गिरफ्तार करेगी, नहीं, लेकिन पुलिस ने बैठने छोड़ दिया है। क्या कुछ समझ में बात आई? शशिकांत जी, ये तो इतनी चीजें शशिकांत जी लिख दी कि कुछ बचा ही नहीं। हाँ, बतलाइए। पहले नीतीश, आप बतलाइए। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये कर रहा है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को सेंटर में रख के ये पता करना चाहता है कि अभी करंट स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, उसी को रिस्पॉन्ड करना था। मेरे अंडरस्टैंडिंग से तो मैं ये इसको यहाँ से स्कैन कर पा रहा हूँ। नहीं, 3 स्तरों पर आपने चर्चा की है ना, फैमिली के स्तर पर, सोसाइटी के स्तर पर और नेशनल स्तर पर। मुझे ये समझ में नहीं आया, नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर फैमिली के स्तर पर आपने किया, सोसाइटी के स्तर पर किया, तो लोकल स्तर पर आपने क्यों छोड़ा, स्टेट के स्तर पर क्यों छोड़ा और सीधे नेशनल स्तर पर क्यों पहुंच गए? क्या सही है, क्या गलत है, अभी मैं उसकी ओर नहीं जा रहा। लेकिन अगर उसी अप्रोचेज के साथ कवर किया जाना चाहिए था, कवर करना होता, तो हम फैमिली, सोसाइटी, लोकल, स्टेट और प्रोविंशियल और हम नेशनल स्तर पर चर्चा करते। नहीं, अब मुझे ये बात आप समझा दीजिए कि फैमिली और सोसाइटी के स्तर पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? सर, मैं उसको इक्वलिटी से जोड़ रहा था। हाँ, इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी से मैं कनेक्ट करके लिख रहा था। यदि बिगनिंग में ये अप्रोच डेवलप किया जाए फैमिली में कि बॉय और या गर्ल दोनों एज इक्वल है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जबरदस्ती मत करें। जबरदस्ती करेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। जब तक आप टॉपिक को या प्रश्न को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे, टॉपिक या प्रश्न को सही तरीके से इंटरप्रेट करना यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
देखिए दिक्कत कहां पर आती है, जैसे प्रश्न आपके सामने होते एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका अप्रोच क्या होता है? सीधे कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते, और कमोबेश सारे प्रश्नों के साथ ट्रीटमेंट आपका यही होता। जबकि मेरे सामने ही अभी प्रश्न आए तो सारे प्रश्नों का सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं होगा। कई प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर हमें रुकना होगा, सोचना होगा, उसको स्ट्रक्चर करना होगा। बिना स्ट्रक्चर किए हम भी नहीं कर सकते। तो जिन प्रश्नों के लिए हम पहले से तैयार हैं उनको तो हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते, दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे कुछ प्रश्न हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद होते, लेकिन ऐसे भी प्रश्न लगातार एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद होते हैं जिनको आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। तो जिसको आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, जिसके लिए आप डायरेक्ट मतलब तैयार नहीं हैं, तो उस स्थिति में ऐसे प्रश्नों का ट्रीटमेंट जो है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। ऐसे प्रश्नों के कंटेक्स्ट में आपको रुकना होगा, सोचना होगा और उसको फॉर्मेट करना होगा, फिर आपको आगे बढ़ना होगा। हाँ बतलाओ मुन्ना। हाँ फिर ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों में भी हम उनके प्रतिनिधित्व के मुखिया पति का जो कॉन्सेप्ट है हम उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। और जो निर्णय प्रक्रिया में उनकी स्वायत्तता नहीं है प्रतिनिधित्व के बावजूद भी, सारी चीज़ों की चर्चा करते हुए महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़े। मतलब आपने जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को दो परिप्रेक्ष्य में देखा, नहीं? एक परिप्रेक्ष्य है एलएसबी का परिप्रेक्ष्य, लोकल सेल्फ बॉडी का परिप्रेक्ष्य। स्थानीय संस्थाओं का संदर्भ, नहीं? और अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा संदर्भ क्या हुआ? प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीति का परिप्रेक्ष्य। यही बातें हैं ना, या और भी कोई बात है? यही बातें हैं ना महत्वपूर्ण। अब यहां से फिर चीजों को पिक करूं। अगर आप यहां से आगे बढ़ें, देखिए कई बार क्या होता, अब मैं बहुत अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हूं, समझे? बहुत अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हूं का मतलब यह, अब तो देखेंगे ज्वाइंट फैमिली से जैसे जैसे आप लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे, नहीं तो दादी नानी की कहानियां जो हैं, नहीं भूल ही जाइए, कहां से मौका मिलेगा, नहीं? अब दूसरी बात कहूं तो
अब जो है कुछ कहानियां सुनने के मौके मिलते थे माँ बाप के, पेरेंट्स के माध्यम से। मोबाइल ने और स्मार्टफोन ने उस संभावना को भी समाप्त कर दिया है। ना मोबाइल के कारण, स्मार्टफोन के कारण माँ बाप के पास इतना समय है कि बच्चों को सुना सके कहानियां, और ना बच्चों के पास इतना समय है कि वो मोबाइल छोड़ करके माँ बाप से कहानियों को सीख सके। जबकि ये जो दादी नानी की कहानियां थी, ये दादी नानी की कहानियां जो हैं वो अक्सर कुछ संदेश के साथ उपस्थित होती थी। कहानियों के माध्यम से वहां पर हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता था। अब ये लिखना वहां नहीं है। मैं यहां पर अपनी सीमा की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, और अपनी सीमा की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अगर कहानियां भी सुनाता हूं तो आपको लगेगा कि पढ़ा ही रहे हैं। ये मेरे स्टोरी टेलिंग का लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब जिस दौर में आप पढ़ रहे हैं, उस दौर में कहानियां क्लास मैनेजमेंट का हिस्सा होती जा रही नहीं, लेकिन मेरी कहानियां क्लास मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होती। जैसे अगर आपको ध्यान हो, जो लोग भी पहले से संपर्क में हैं, तो 2003 में यूपीएससी इंटरव्यू के कंटेक्स्ट में मैं जुड़ी घटना की चर्चा जब मौका मिलता मैं करता रहा हूं, क्योंकि मेरी एक हॉबी थी इंडियाज रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्री। ये स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैनशिप से रिटायर की थी विभा पार्थसारथी जी, और संयोग से टीके बनर्जी सर का जो मेरा बोर्ड था उसमें एक एज एन एक्सपर्ट वो शामिल हुई थी। तो उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा था। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था कि सर्वेश ये बतलाइए कि साउथ एशिया में अगर आप जाकर के देखें तो साउथ एशिया में सबसे अधिक वुमेन लीडरशिप आपको दिखाई पड़ेगी। भारत में चले जाएं, आप अगर दुनिया में देखें तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चंदा इंदिरा गांधी। क्या कोई और थी क्या? गुस्सा क्यों रहे हो? कौन थी? मौसम। अरे नहीं पसंद है इंदिरा गांधी तो तुम बेनजीर भुट्टो बोल दो। हाँ जान रहा हूं ना। वो भी अगर नहीं पसंद हैं तो कोई शेख हसीना या बेगम खालिदा जिया का नाम ले लें। नहीं, वो भी नहीं है तो कोई चंद्रिका कुमारतुंगा का भी नाम ले लें। नहीं पसंद हैं तो एस भंडार नायके का ही नाम ले लें श्रीलंका में। तो अगर आप देखें दुनिया में दुनिया को पहली महिला प्रधानमंत्री जो मिला वो साउथ एशिया से मिला, और वो श्रीलंका से मिला एस भंडार नायके के रूप में। नहीं उसको कुछ मत कहो, ठीक है। जेहन रहिया हो कुटुम मोहन भेंटले हो कुटुम। समझ सुनी है कहावत या नहीं? हाँ तो लिखते रहा करो मेरी कहावत में बहुत बोलते चलता। जेहन रहिया हो कुटुम
तेहन भेटले हो कुटुम, नहीं। और इसी को दूसरे शब्दों में कहे तो दाढ़ी से दाढ़ी मिला, मिला मोछ से मोछ, जैसा को तैसा मिला, मिला धोंच का धोंच। तो मतलब उन्होंने पूछा मुझसे कि दुनिया में सबसे अधिक वुमेन लीडरशिप आपको पॉलिटिकल लीडरशिप साउथ एशिया में दिखाई पड़ेगी, नहीं। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो दुनिया में अगर कंडीशन ऑफ वुमेन देखा जाए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ओवरऑल कंडीशन ऑफ वुमेन देखा जाए, एजुकेशनल, तो आप यह पाएंगे कि साउथ एशिया में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सबसे अधिक दयनीय है। तो ये कंट्राडिक्टरी चीजें हैं या नहीं, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? क्योंकि अगर श्रीलंका में देखा तो एस भंडार नायके हैं, चंद्रिका कुमारा तुंगा बाद में चल करके राष्ट्रपति बनती, नहीं। भारत में आप देखेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें, राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो श्रीमती सोनिया गांधी रही हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री ना रही हो, लेकिन मोस्ट पावरफुल लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। प्रोविंशियल स्तर पर भी वो लीडरशिप दिखाई पड़ेगी। पाकिस्तान में चले जाएं तो बेनजीर भुट्टो दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा सा साउथ एशिया के टचिंग पॉइंट में म्यांमार में चले जाएं, आंग सान सूकी दिखाई पड़ेगी। बांग्लादेश में शेख हसीना बेगम खालिदा जिया दिखाई पड़ेगी। नेपाल में चले जाएंगे तो विद्या भंडारी जो है वहां के राष्ट्रपति रह चुके। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो थोड़ा सा जो कहानी सुनाता हूं तो चीजों को याद रखना सीखें। इसका मतलब यह है कि जब हम इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की चर्चा कर रहे, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जब हम चर्चा करें तो हम दोनों स्तरों को ध्यान में रखें। एक शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर, शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर क्या स्थिति दिखाई पड़ती। दूसरा, ग्रास रूट लेवल पर ग्रास रूट लेवल पर संसदीय राजनीति, प्रांतीय राजनीति, नहीं, इसके कंटेक्स्ट में बात करें तो एमपी या एमएलए और दूसरा मंत्री। बातें समझ रहे हैं या नहीं? इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि समय लूंगा, मैं अपनी बातों को समझाने के लिए मैं समय लूंगा, समय मुझे चाहिए। और उस समझाने की प्रक्रिया में 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास भी लग जाए तो हमें चिंता नहीं है। हो सकता है कई बार आप इम्पेशेंट होंगे, कई बार आपको लगेगा कि बात बना रहे हैं, लेकिन वो डिमॉन्स्ट्रेशन तो चाहिए, नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप बात कर रहे हैं, जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे, तो एज ए मतदाता भी ना आप देखेंगे या नहीं देखेंगे?
नहीं, मतदाता के रूप में महिलाओं की स्थिति। देखिए, एक अच्छी लीगेसी मुझे अपने पिताजी से मिली। जब से होश संभाला, क्योंकि हम लोगों की फैमिली जो है पॉलिटिकल फैमिली रही, ठीक है। करीबी जो है, जैसे देहात में जो क्लोजेस्ट होते, उनमें हमारे एक बाबा थे जो कांग्रेस के स्थानीय स्तर के बड़े नेता थे, ठीक है, पटना से लेकर के दिल्ली तक पहुंच के मामले में। और मेरे पिताजी वो कांग्रेस के नेता थे बाबा, और मेरे पिताजी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की ओर उनका रुझान था। 69 में जब कांग्रेस विभाजित होती है, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ के रूप में, तो मेरे पिताजी कांग्रेस संगठन के साथ जाते हैं, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, समझे। अब शिक्षक के रूप में तो उस रूप में सक्रियता वैसे नहीं थी, लेकिन दलसिंह साहब विधानसभा से उनको चुनाव लड़ते भी देखा, ठीक है, और मतलब राजनीति में उनको सक्रिय भी देखा, उनके राजनीतिक रुझानों को भी देखा। लेकिन एट द सेम टाइम कभी पिताजी को ये नहीं देखा कि मां को उन्होंने कहा हो कि उसको वोट कीजिए। मां ने हमेशा कांग्रेस को वोट किया उस एंगल के कारण, ठीक है। तो ये जो लीगेसी है, ठीक है, जब पिताजी नहीं रहे, जब मैं आया, तब मेरा जो रुझान है, तो मेरा रुझान सोशलिस्ट ओरिएंटेशन है, समाजवादी रुझान है। वामपंथी की जगह समाजवादी शब्द, लिबरल, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक मेरा ओरिएंटेशन है। मैंने भी एक बार मां को यह नहीं कहा कि तो अमुक को वोट दो, कभी नहीं मैंने कहा, ठीक है। यह बात अलग है कि मेरी सक्रियता से परिचित होने के कारण उसने वोट उसी को दिया जिस ओर मेरा रुझान था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा है, इस चीज का निर्वाह किया। और आज भी पत्नी है तो खैर मेरे कहने पर वो देगी भी नहीं नहीं, मतलब जो जेन्युइन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये छोटी चीज नहीं है, ठीक है। ये बात जितना बड़ा सच है कि मेरे कहने पर देगी नहीं, उतना ही बड़ा ये भी सच है कि पटिया के, बहला के, फुसला के दिलवाया जा सकता है, इतनी तो कला। लेकिन जो चीज मैं कह रहा हूं, आप इस चीज को समझें, तो एज ए वोटर वुमेन अपने मताधिकार का जो प्रयोग कर रही हैं, किस रूप में कर रही हैं, कौन उन्हें प्रभावित कर रहा है, कैसे वो राइट टू वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस प्रश्न का भी संबंध किससे जाकर जुड़ता है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से जाकर के जुड़ता है, ठीक है। अब अगर इतनी बातें स्पष्ट हुई, देखिए तो कुछ चीजें खुल रही हैं आपकी नजरों के सामने, कुछ चीजें आ रही हैं, नहीं? और ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है, डिमांड ऑफ द टॉपिक है, नहीं? अब वापस हम लौटे, मूल प्रश्न किस पर है?
महिला सशक्तिकरण पर यहां से अगर हम बढ़ें तो ये जो महिला सशक्तिकरण है नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? देखिए गलती कहां पर करते, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें, प्रश्न में अगर टेक्निकल टर्म का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले उस टेक्निकल टर्म को एलाबोरेट करें। बिना टेक्निकल टर्म को एलाबोरेट किए आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस टेक्निकल टर्म को डिफाइन करना होगा। तो यहां पर शब्द है सशक्तिकरण, और किसका सशक्तिकरण? महिलाओं का सशक्तिकरण। दो शब्द हैं, एक है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, और दूसरा शब्द है महिलाओं का संदर्भ। ठीक है, तो अगर आप जाकर के देखें, नहीं, सबसे पहले जो हमें समझना होगा, व्हाट डज इट मीन? आप में से किन्हीं की मां वर्किंग है? नहीं? चले एक सिचुएशन में देता हूं, और सिचुएशन आपके सामने है, मदर वर्किंग है, नहीं? अब मेरा प्रश्न है, उनका सशक्तिकरण हुआ है या नहीं? कैसे? यही तो मैं जानना चाहता। कल आप भी किसी की पत्नी बनेंगे? नहीं? कल आप प्रशासन का हिस्सा बनेंगे, प्रशासन का हिस्सा बनेंगे, पत्नी बनेंगे, तो क्या माना जाए आप सशक्त महिला है? अच्छा हाँ क्यों? तुम बतलाओ। नहीं क्यों? बतलाओ, बतलाइए नहीं क्यों? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम हाँ बोलिए 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 बोलिए। अरे लेफ्ट वाले ताकत दे रहे हैं। वैसे लेफ्ट में ही महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति क्या है देख सकते, और बेगूसराय में उषा साहनी जी का की कहानी जान ले। हाँ, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम निर्णय लेने में कितने स्वतंत्र हैं। अगर मेरे उत्तराधिकारी हो गया। अब तक अरे हो गया हो गया हो गया, अब कहानी नहीं सुननी है। हाँ हाँ, सबसे पहले तो मेरी सैलरी आएगी, उसका पूरा अधिकार मेरा हो। किसने कह दिया? हम किसी को देंगे ही नहीं। अरे तो दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। एक ऐसी महिलाएं जिनका अपनी सैलरी पर अधिकार होगा, और वो इस बात का निर्णय लेंगी कि वे अपनी सैलरी का इस्तेमाल कैसे करें, किस चीज के लिए करें। और दूसरी ऐसी महिलाएं जो सैलरी उठाएंगी, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो, उनका निर्णय उनका पति करेगा, उनका बेटा करेगा। तो दुल्हा छोड़ देगा,
नौकरी छोड़ोगी तो। ठीक है, बातें ये समझ में आई या नहीं? मैंने ये प्रश्न क्यों उठाया? तो सबसे पहले तो एम्पावरमेंट का मतलब हमें जानना होगा। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इंडियन स्ट्रैटेजी टुवार्ड्स वुमेन जो रहा है, गवर्नमेंटल स्ट्रैटेजी टुवार्ड्स वुमेन जो रहा है, महिलाओं के संदर्भ में सरकार की जो रणनीति रही है, तो महिलाओं के कंटेक्स्ट में अगर सरकार की रणनीति पर आप जाएंगे तो उसके 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज की बात करें फर्स्ट स्टेज की बात करें तो वो है वेलफेयर, दैट इज कल्याण। मतलब हाथ उठा करके कुछ दे दिए। ठीक है। दूसरा स्टेज जो है विकास, दैट इज डेवलपमेंट। विकास, पहला स्टेज है वेलफेयर, दूसरा स्टेज है विकास। और विकास होगा तो वो विकास किसका आधार तैयार करेगा? एम्पावरमेंट का आधार। तो जो थर्ड स्टेज है वह है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। तो महिलाएं एम्पावर्ड हैं या नहीं हैं, अगर इसका पता लगाना है तो उसका तरीका क्या है? नहीं, एम्पावरमेंट का संबंध जो है निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और निर्णय की स्वतंत्रता से जाकर जो हमेशा ध्यान रखें और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं, अगर आप थोड़ा सा रुकें और सोचें, पुअर वुमेन हेल्थ का एक महत्वपूर्ण रीजन क्या है? पुअर वुमेन हेल्थ का एक महत्वपूर्ण रीजन क्या है? महिलाओं के वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। और अच्छा, कम उम्र में शादी से क्या होता है? कैसे? वो शारीरिक और मानसिक रूप से उस चीज के लिए तैयार नहीं होती है। ओके। और तीसरी बात आप कहिएगा, उनके एजुकेशन और उनके हेल्थ के प्रति जो नेग्लिजेंसी है,
नहीं, एक महत्वपूर्ण कारण जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहता हूं, आप इस चीज को समझिए, वह है अनवांटेड प्रेगनेंसी। एक महत्वपूर्ण रीजन है। इस पर कई मूवी आई है, एक मूवी की बात मैं नहीं कर रहा। और आप बात करें जो शादीशुदा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 35-40 के आसपास है, एक बार बात करें कि उन्होंने कितनी बार एबॉर्शन करवाया। आप इस बात को समझिएगा। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने एवरेज, और ये मैं पढ़ी लिखी महिलाओं के कंटेक्स्ट में भी बात कर रहा। आज भी अगर आप जाकर के देखें तो आज भी आप पाएंगे कि पुरुष कंडोम के इस्तेमाल से परहेज करते। आज भी ये लार्जर स्केल पर आप देखेंगे। अल्टीमेटली क्या होता? अल्टीमेटली होता यह है कि अदर मेथड ऑफ प्रेगनेंसी कंट्रोल को एडॉप्ट करते हैं। कॉपर टी का इस्तेमाल करेंगे, उसकी समस्या है। यूटेरस की समस्या में उसकी अहम भूमिका होती है। मतलब इस चीज को समझिएगा। अगर आप पिल्स लेते हैं उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशन है। मतलब जो भी तरीका आप इस्तेमाल करते, ठीक है। और अल्टीमेटली इसके कारण क्या होता, आप उन्हें एवरेज काउंट करें, इस अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? एबॉर्शन। और उन्हें एवरेज आप जाकर के देखें तो 3 से 4 महिलाओं कॉमनली 3 से 4 एबॉर्शन जो है वो कॉमन है। और उस एबॉर्शन का ह्यूमन हेल्थ पर जो एडवर्स इंपैक्ट है, अब कहेंगे इसकी चर्चा मैं यहां क्यों कर रहा? नहीं, तो यहां जो मैं बतलाना आपको चाह रहा हूं, जब हम अगर इसका संबंध निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और निर्णय की स्वतंत्रता से जाकर जुड़ता, नहीं तो उसके तो लार्जर आयाम है ना। मतलब और सारी चीजों को छोड़ दे, महिलाएं अपने जीवन से संबंधित, अपने देश से संबंधित निर्णय को स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकती। आप इस बात को समझें। मैरिटल रेप की कोई संकल्पना भारत में है? रेप की परिभाषा क्या है? बाय फोर्स, किसी की मर्जी के अगेंस्ट अगर उसके साथ संबंध बनाते तो वो रेप है। बलात्कार यही है ना, जबरन संबंध बनाना। नहीं तो वो जबरन संबंध जो है पत्नी के अलावा दूसरे के साथ ही क्यों? वो तो जबरन संबंध पत्नी के साथ भी बन सकता है। लेकिन क्या मैरिटल रेप की संकल्पना हमारे यहां है? क्या महिलाएं अपने देश से संबंधित निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं? गर्भ धारण करने या ना धारण करने की स्वतंत्रता उनके पास है। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, जब बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, जब बात होती है लिबरेशन ऑफ वुमेन की, तो उसमें आप देखेंगे कंडोम सहित वेरियस कंट्रासेप्टिव्स ने अहम रोल प्ले किया है वुमेन को लिबरेट करने में। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें, एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो
गर्भ ना धारण करने की स्वतंत्रता या गर्भ धारण करने की स्थिति में अनचाहे गर्भ से मुक्ति की बात, ऑब्वियसली इसका संबंध डिसीजन मेकिंग से जाकर के जुड़ता। तो अब अगर यहां पर आकर के देखें, इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो इस 3 स्टेजेज को हम ध्यान में रखें। अब कैसे हम आगे मैं चर्चा, कैसे आइडिया क्रिएट करेंगे ऐसे में? क्या ये सारी चीजें लिखेंगे या हम अपने टॉपिक के हिसाब से चीजों को पिक करेंगे और उनको विस्तार देंगे? लेकिन जब डायमेंशन खोलने की यहां पर मैं बात कर रहा, मैं टॉपिक को समझने की बात कर रहा हूं। मतलब ये चीज आप, जब हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते, जब उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते, पार्टिसिपेशन की बात करते, तो आप इतनी बात समझें, पढ़िए लिबरलिज्म की हिस्ट्री को। पश्चिमी उदारवादी चिंतन को देखें। पश्चिमी उदारवादी चिंतन ने जिन अधिकारों की बात की, उन अधिकारों को हासिल करने के लिए भी पश्चिमी उदारवादी राष्ट्र राज्य को वर्षों लगे, दशकों लगे, शताब्दियां लगी। एक तो संपत्ति आधारित मताधिकार की संकल्पना रही, और दूसरी अगर आप जाकर के देखें तो पुरुषों के मताधिकार की संकल्पना रही। आप अंदाजा लगाएं ना, 1881 के आसपास जो है न्यूजीलैंड ने पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया, और 1947 में भारत पहला ऐसा देश बना जिसने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को एक साथ मताधिकार प्रदान किया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की संकल्पना को महिलाओं और पुरुषों दोनों के संदर्भ में लागू करने वाला भारत पहला देश था, एक साथ लागू करने वाला। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब हम राजनीतिक स्थिति की बात करते तो इसको कैसे ओवरलुक हम कर सकते हैं? इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को हम कैसे, बातें स्पष्ट हुई? अब थोड़ा सा आगे बढ़े। सवाल यहां पर यह उभरता, किसके सशक्तिकरण की बात करते हैं हम? जो सशक्तिकरण की बात करते, किसके संदर्भ में सशक्तिकरण की बात प्रासंगिक है? और इसको राइट विंग के नजरिए से नहीं देखें। राइट और लेफ्ट का यहां पर फर्क दिखेगा, राइट और लेफ्ट का फर्क दिखेगा, किसको पसंद करते, किसको ना पसंद करते, किससे आपको नफरत है, इट डजंट मैटर। पिछले 11 वर्षों से किसके सशक्तिकरण की बात हो रही है? हमारी सरकार किसके सशक्तिकरण की बात करती है? बहुसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात करती है। महिला का, अरे अब यही चीज आपको समझना है। सावरकर के नाम पर कॉलेज खोल देना एक अलग बात है, लेकिन सावरकर जिस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते, ठीक है, या जिस विचारधारा को उन्होंने आगे करने का काम किया, वो जिस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता, तो हमेशा ध्यान रखें, संघ की विचारधारा जो है, संघ का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, ठीक है, कहीं पर लिखना चाहें तो लिख ले 3-4 शब्द। उसमें अगर आप जाकर के देखेंगे, वह ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की बात करेगा।
ब्राह्मणिकल डोमिनेंस वहां पर दिखाई पड़ेगा आपको। दूसरा अगर देखें, पैट्रियार्कल माइंडसेट वहां पर डोमिनेंट होगा, पितृसत्तात्मक सोच प्रभावी होगी। तीसरा, मेजोरिटेरियनिज्म की ओर रुझान होगा, बहुसंख्यकवाद की ओर रुझान होगा। बातें स्पष्ट हुई? ठीक है। और चूंकि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस वहां पर होगा, इसलिए कास्टिस्ट अप्रोच होगा। इसलिए मैंने मोटा मोटी क्या कहा, वहां पर सशक्त को ही सशक्त करने की बात होगी, चाहे पुरुष होंगे, चाहे वो जाति व्यवस्था में शीर्ष पर मौजूद सवर्ण समाज हो, चाहे वो बहुसंख्यक समाज हो। नहीं तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो सशक्तिकरण की बात किसके संदर्भ में प्रासंगिक है? जो अशक्त हैं, जो कमजोर हैं। और अगर आप जाकर के देखें तो यहां पर संदर्भ क्या है? महिलाएं। महिलाएं अगर अशक्त हैं, महिलाएं अगर कमजोर हैं, तो पैट्रियार्कल माइंडसेट के कारण, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर के कारण। बातें ये स्पष्ट हुई या कोई डाउट है? अब अगर यहां से हम आगे बढ़े तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते, नहीं तो महिला सशक्तिकरण के तो कई आयाम होंगे। परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, इनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इसका होगा, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट इनका होगा, सोशल कंटेक्स्ट होगा, और रिलीजियस एंड कल्चरल कंटेक्स्ट होगा। इन सारे कंटेक्स्ट में ना हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का धार्मिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण। और यहां पर सोशल, कल्चरल, रिलीजियस क्या होगा? इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। नहीं, अगर हाजी अली दरगाह में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो शनि सिंगनापुर मंदिर में और सबरीवाला मंदिर में कुछ समय पहले तक हिंदू महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आज भी अगर आप जाकर के देखें, यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर फैमिली ने बहुत हद तक जो है चीजों को संभालने का काम किया है, और उसका न्यूक्लियर फैमिली के स्ट्रक्चर का महिलाओं के सशक्तिकरण पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट पड़ा है। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर था, जो पुरातन समाज था, जो पारंपरिक समाज था, ठीक है, तो मेंसुरेशन के दौरान जो है महिलाओं को पूजा पाठ से भी दूर रखा जाता था और घर के चौका बर्तन से भी दूर रखा जाता था। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, इसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव थे।
इसका निगेटिव डायमेंशन जो था अनटचेबल की तरह उनको ट्रीट किया जाना, यह उसका निगेटिव डायमेंशन था। लेकिन इसका पॉजिटिव डायमेंशन क्या था? इसका पॉजिटिव डायमेंशन यह था कि इसी बहाने उन्हें थोड़ा रेस्ट मिलता था, नहीं? लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे कि अनटचेबिलिटी समाप्त तो हुई, लेकिन उस समाप्त तो होने का फायदा महिलाओं को नहीं मिला। उसने महिलाओं पर वर्कलोड को और क्या किया है? बढ़ाने का काम किया, नहीं? मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर आप जो है महिलाओं पर पूजा करने के लिए दबाव उतना नहीं होता, वो दबाव नहीं निर्मित होता, वहां पर पुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 दिन महिलाएं पूजा ना करें तो, लेकिन किचन में जाने का दबाव उनके ऊपर होता। जबकि अगर आप जाकर के देखें, स्मृति ईरानी ने चाहे जो कहा हो, लेकिन मेंस्ट्रुएशन के इंपैक्ट महिलाओं पर अलग अलग होते हैं, सिमिलर इंपैक्ट नहीं होते हैं। किन्हीं के लिए वो डेली रूटीन का पार्ट होता, रूटीन एक्सरसाइज होता, और किसी के लिए वो प्रोसेस जो है पूरा का पूरा पेनफुल प्रोसेस होता है। मतलब आप जाकर के देखें, उस 3 दिन 4 दिन के दौरान जो है लगेगा जिंदगी ठहर सी गई है, मतलब नॉर्मल लाइफ वो जी नहीं पाती है। बातें स्पष्ट हुई। लेकिन यहां पर हमें महिला सशक्तिकरण को नहीं डिस्कस करना है, यहां पर उनके वुमेन एम्पावरमेंट को हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में देखना है। और अभी भी एक पहलू बाकी है। इन तमाम चीजों की जो हमें चर्चा करनी है वो किसके कंटेक्स्ट में? नहीं, तो इन तमाम चीजों पर जो हमारी चर्चा होगी, यहां पर हमें किसकी चर्चा करनी है? करेंट स्टेटस के। नहीं, कैसे स्थानीय संस्थाओं में वुमेन रिजर्वेशन ने वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल प्ले किया है? और जब इसकी चर्चा कर रहे हैं तो जो एकल पद है, कई जगहों पर एकल पद अनारक्षित है, लेकिन कई जगहों पर एकल पद आरक्षित है, नहीं? तो उसके लार्जर इंपैक्ट की हम चर्चा करें। दूसरी हम इस बात की वहां पर चर्चा करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा स्थानीय संस्थाओं में महिला आरक्षण का। तो अगर आप जाकर के देखें ग्रास रूट लेवल पर, एक तो आप देखेंगे घर के बाहर समाज में, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, और इसके परिणाम स्वरूप अगर देखें तो ग्रास रूट लेवल पर वीमेन लीडरशिप के इमरजेंस की प्रक्रिया तेज हुई। जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व के उभार की प्रक्रिया तेज होती है। इस प्रोसेस में इस चीज को रुक करके समझना है। नहीं, और धीरे धीरे आप देखें, ठीक है? और एक एग्जांपल ऋतु जायसवाल का ले सकते, नहीं? ऋतु जायसवाल कभी मुखिया हुआ करते थे, नहीं? वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, और आज के कंटेक्स्ट में देखें, यद्यपि उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ऋतु जायसवाल के
कि राजनीति में भागीदारी जो है वह आपको स्थानीय संस्थाओं में महिला आरक्षण, और इसने ग्रास रूट लेवल पर वुमेन एम्पावरमेंट की प्रक्रिया को, जो महिला नेतृत्व के उभार की प्रक्रिया को जो तेज किया, और इसका वुमेन एम्पावरमेंट पर और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर जो इंपैक्ट पड़ा है, उसका यह बेहतरीन उदाहरण बनकर आता है। और जब इसी की चर्चा आप कर रहे हैं, तो इसी 73rd 74th अमेंडमेंट के जरिए स्थानीय संस्थाओं में जो महिला आरक्षण दिया गया, उसका लॉजिकल कल्मिनेशन क्या है? उसका लॉजिकल कल्मिनेशन है संसद और विधानमंडल में महिला आरक्षण, जिसकी दिशा में पहल हाल में की गई है। नहीं, और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, संसद और विधानमंडल में जो महिला आरक्षण दिया गया है, वह उस समाज और उस राजनीति के विरोधाभासों को, अंतर विरोधों की ओर इशारा करता है, उसके कंट्राडिक्शंस की ओर इशारा करता है, जहां पर पैट्रियार्की डोमिनेंट पोजीशन पर है, जिसका माइंडसेट पैट्रियार्कल है। नहीं, क्योंकि आपने कानून बना दिया, नहीं, और उसके इंप्लीमेंटेशन को भविष्य के लिए टाल दिया। तो एक ये कंटेक्स्ट हो गया, और दूसरा कंटेक्स्ट क्या होगा? राजनीतिक दल इसके प्रति कितने गंभीर हैं? संसद और विधानमंडल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उनकी भागीदारी को लेकर राजनीतिक दल कितने गंभीर हैं? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? इस पहल के बाद जितने चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे 2024 के संसदीय चुनाव हैं, राजनीतिक दलों ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है और कितनी महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं। इन दोनों आंकड़ों के जरिए आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह पैट्रियार्कल माइंडसेट वाली राजनीति के दो मुंहेपन को उद्घाटित करती है। इसका एक्सेप्शन केवल दो राजनीतिक दल है, टीएमसी बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने 40% भागीदारी महिलाओं को दी, और दूसरा बीजू जनता दल उड़ीसा में, जहां 33% प्रतिनिधित्व दिया गया है टिकटों के आवंटन में। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? अदर जितने राजनीतिक दल हैं वो देखेंगे 10 से 12% के आसपास सिमटे दिखाई पड़ेंगे, 8 से 15% के बीच सिमटे दिखाई पड़ेंगे, औसत वहीं पर 10 से 12 पर जाकर के टिकेगा। और यहां पर क्या आपको इस राजनीतिक सशक्तिकरण की अहमियत की अगर बात करें तो हमेशा ध्यान रखें, राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण संभव नहीं है। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पेव्स द वे फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं?
ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि न्यायपालिका ही हो गई या फिर कमीशन जो भी है SC ST। निश्चित तौर पर वो तो पॉलिटिकल, आप एक डायमेंशन, ये चीज भी जो बात हमने की, इंस्टीट्यूशनल भी जोड़ दें। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है, वुमेन पार्टिसिपेशन जो है, उसके कंटेक्स्ट में भी उसको जोड़ करके देख सकते। बातें स्पष्ट हुई हैं यानी। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, उनके पॉलिटिकल इंपावरमेंट में पैट्रियार्कल माइंडसेट एक महत्वपूर्ण अवरोध है। और यह पैट्रियार्कल माइंडसेट केवल पुरुषों में ही नहीं है, महिलाएं भी इस पैट्रियार्कल माइंडसेट से ग्रस्त हैं। अब जब ये बात कह रहे हैं तो फिर इसके एलाबोरेशन की जरूरत होगी ना, या नहीं होगी? और इसका एलाबोरेशन क्या होगा? इसका एलाबोरेशन क्या होगा? तो इसके एलाबोरेशन में जाएंगे तो एक और ममता बनर्जी को रखें, दूसरी ओर जयललिता और मायावती जी को रखें। जैसे ममता बनर्जी हेड हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की, उसी तरह तो हेड जयललिता भी थी। ममता बनर्जी टीएमसी की हेड हैं, मायावती जी जो हैं बसपा की हेड थी। अगेन अगर आप मूव करें, नहीं, सोनिया गांधी लंबे समय तक कांग्रेस की हेड रही हैं, जयललिता AIADMK की हेड रही हैं, नहीं, लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी की लीडरशिप का फायदा महिलाओं को मिला, क्या उस तरह सोनिया गांधी की लीडरशिप का फायदा महिलाओं को मिला पॉलिटिकल इंपावरमेंट के कंटेक्स्ट में? मायावती जी की पॉलिटिकल लीडरशिप का फायदा मिला, जयललिता जी की पॉलिटिकल लीडरशिप का फायदा मिला? हम इस चीज की चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे? और जो बातें हमने कही, ये पैट्रियार्कल माइंडसेट किसी का भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम ध्यान रखेंगे, पैट्रियार्कल माइंडसेट से मुक्त कोई भी हो सकता है। जैसे नवीन पटनायक जी को लिखे हैं, मेल पुरुष हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच से मुक्त दिखाई पड़ते। उनके लीडरशिप का फायदा महिलाओं के पॉलिटिकल इंक्लूजन को मिला है, महिलाओं के पॉलिटिकल इंक्लूजन को मिला है, और उनका पॉलिटिकल इंपावरमेंट हुआ है। आप पसंद करें, आप नापसंद करें, नहीं, मैं नीतीश जी को भी उसी कैटेगरी में रखूंगा। महिलाओं के पॉलिटिकल इंक्लूजन और पॉलिटिकल इंपावरमेंट में नीतीश जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि शायद महिलाओं के पॉलिटिकल इंपावरमेंट में, महिलाओं के सोशल इंपावरमेंट में, महिलाओं के इकोनॉमिक इंपावरमेंट में जो रोल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का रहा है, और जिसका ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट हो रहा है, और आने वाले समय में यह प्रक्रिया और भी तेज होगी, शायद मुझे दूसरे नहीं दिखाई पड़ते।
बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो अब मैं वापस आऊं अपने टॉपिक पर, जिस चीज की चर्चा हमने शुरू की थी। डिमांड ऑफ द टॉपिक को समझना। सर, बिना आर्थिक समानता के क्या? बिना आर्थिक समानता के महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात तो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर जब तक महिलाओं के पास नहीं आएगा तो फिर राजनीति में आ जाने से इक्का दुक्का। क्या बिना राजनीतिक समावेशन के आर्थिक समावेशन संभव है? सर, राजनीति समाज वेट आर्थिक में सर सामाजिक व्यवस्था, अगर वो आर्थिक, आप ये चीज सोच के, आर्थिक हवा में तो नहीं देंगे ना। आर्थिक समावेशन की रणनीति कौन तैयार करेगा? आप ये चीज सोच करके देखें, आप इस बात को समझें। बार बार हमारी बात हो रही है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ेगी, आप इस बात को समझें, तो राजनीति महिलाओं के प्रति संवेदनशील होगी, होना होगा उसे। राजनीति को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना होगा। इस इक्वेशन को समझें। राजनीति का महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने का मतलब क्या है? तो राजनीति का महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने का मतलब है राजनीति में महिलाओं से संबंधित एजेंडे के लिए जगह सृजित होना। और जब राजनीति महिलाओं के प्रति संवेदनशील होगी और महिलाओं से संबंधित एजेंडा के लिए जगह सृजित होगा, तो वह महिलाओं के ओवरऑल एम्पावरमेंट का आधार तैयार करेगा। आप इस बात को समझें। नहीं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो हो ही रहा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होगा, सोशल एम्पावरमेंट भी होगा। और सोशल एम्पावरमेंट होगा, जैसे अगर आप देखें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है, तलाके बिद्दत, नहीं, उसकी दिशा में जो पहल की गई, तो उसकी दिशा में पहल के लिए किसको आधार बनाया गया? मुस्लिम वुमेन के इंटरेस्ट को आगे किया गया है। राजनीति पूरी तरह से राजनीति है, ठीक है, लेकिन वह ऐसा राजनीतिक मसला है जिसका संबंध जो है वुमेन एम्पावरमेंट से भी जाकर के जुड़ता है और जो कम्युनल पोलराइजेशन करवा पाने में भी सक्षम है। अब आप खुद सोच करके देखिए, राजनीति संवेदनशील हुई महिलाओं के प्रति, बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में समझे, तभी तो महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर स्थानीय संस्थाओं में 50% किया गया। और ओवरऑल आकर के देखें तो स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भागीदारी करीब करीब 54-55% के स्तर पर है। नहीं, मतलब जितना रिजर्वेशन है उससे ज्यादा भागीदारी है। अब बातें समझ में आई या नहीं? नहीं, अब इस दिशा में जो पहल हुई तो एक दबाव निर्मित हुआ। नहीं, एक वोट बैंक के रूप में नीतीश जी ने नर्चर करने की कोशिश की, महिलाओं को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण प्रदान किया। मेरी बातें समझ? तो वह आरक्षण जो है उनके आर्थिक सशक्तिकरण, और आर्थिक सशक्तिकरण उनके सामाजिक सशक्तिकरण का आधार तैयार कर रहा है। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, इसके लिए अगर आप देखें तो वुमेन एजुकेशन को उन्होंने फोकस किया, उसको प्रमोट करना शुरू किया। नहीं, उसके कंस्ट्रेंट को पहचाना, उन कंस्ट्रेंट को उन्होंने दूर करने की कोशिश की। अब बातें समझ में आई या नहीं? सैफ, ठीक है, तो इस चीज को समझें। तो वो इसलिए हमने लास्ट बिंदु क्या बनाया, जब आप कंक्लूड करेंगे
तो कंक्लूडिंग रिमार्क में राजनीतिक सशक्तिकरण की अहमियत वुमेन के ओवरऑल एम्पावरमेंट में कैसे है, यह कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हम समाहित करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने भी देखा जितनी गालियां पुरुषों से नीतीश जी ने सुनी होंगी, ठीक है, जितनी गालियां इन्होंने सुनी होगी, गाना भी आया ना, साइकिल से दिल के धक्का मार, बुढ़वा का धोती दिल के फायर, यही ना कुछ था। हाँ नहीं, अब वही भाव वही है। अब उतना मुझसे मत पूछिए कि नहीं। हम लोग देखते थे, एक हमारी कजिन थी, सब तो हमारे परिवार में और हमारे टोले में सबसे पहले उसने ही जीन्स पहनना शुरू किया और वो चर्चा का विषय, समझे। तो जब जीन्स पहन करके और साइकिल से निकलती थी, समझे, तो वो भी मतलब एकदम बोल्ड थी, समझे। पहले ही दे दिया करो, समझे। एक पैकेट जब मेरे आने के पहले ना बढ़ा दिया करो, एक पैकेट पल्लवी को, एक पैकेट मोना को, एक पैकेट चंदा को, सानू है, समझे। डिस्क्रिमिनेशन दिखना नहीं चाहिए, करो तो करो। अब बनने दो ना, हमारा देखो, हमको काम की बात करने दो। नहीं तो देखते थे कि जो लोग, अच्छा, लड़कियों का साइकिल चलाना अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है। तो देखते थे जो लोग चिढ़ते थे जब उनके सामने से गुजरती थी, घंटी 3-4 बार बजा दिए, समझे। जैसे हम लोग देखते थे कोई बूढ़ा चिढ़ते थे ना, नहीं तो एक हम लोग जब मेरे ख्याल से 5वें 6ठे के आसपास होंगे, तो उस समय हम लोग एक ये हिंदी में पढ़ते थे, तो उसमें था बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो जोर जोर से 2 लाइन पहले से पढ़ना शुरू करते थे ताकि करीब आवे तो ये बोलने का मौका मिले कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और कितनी बार पीटे हैं उसके लिए, समझे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें हम, ठीक है। वापस लौटे तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछला टॉपिक जो है वहां पर अगर आप जाकर के देखें तो वहां पर बात किसकी की जा रही है, नहीं तो वहां पर बात की जा रही है, कुछ शब्द हैं जो उसको डिफाइन कर रहे हैं। और वे शब्द क्या हैं? वे शब्द हैं वुमेन एम्पावरमेंट, इसका कंटेक्स्ट क्या है? तो इसका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के संदर्भ में हमें इसकी चर्चा करनी है। और ये सब जो हमें चर्चा करनी है, ये करेंट स्टेटस, हमारा फोकस क्या होना चाहिए? करेंट स्टेटस पर फोकस होना चाहिए। तो जो करेंट स्टेटस है, उस करेंट स्टेटस के पॉजिटिव्स क्या हैं और उस करेंट स्टेटस के निगेटिव्स क्या हैं। अब इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो अगर अब हम डिमांड समझ गए, डिमांड ऑफ क्वेश्चन समझ गए, तो इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारा होगा वह है
फॉर्मेटिंग या सिनॉप्सिस। नहीं, और इसमें हम क्या करते, टॉपिक से संबद्ध विभिन्न आयामों को क्या करते, विभिन्न आयामों को खोलना। यहां पर हमने क्या कहा था, यहां पर हमने एक और बात की थी। हमने आपसे कहा था टेक्निकल टर्म्स की पहचान, उसे समझना, और उसके सहारे डिमांड ऑफ क्वेश्चन को पहचानना। ये बातें हमने उसमें की। जैसे हमने किसको समझा, हमने एम्पावरमेंट शब्द के मतलब को समझने की कोशिश की, और एम्पावरमेंट कैसे वेलफेयर और डेवलपमेंट से अलग है और जुड़ा हुआ भी है, अलग है। इनिशियल स्ट्रैटेजी हमारी वेलफेयर स्ट्रैटेजी थी। वेलफेयर से, और वेलफेयर स्ट्रैटेजी जो है वहां पर जाकर के देखें तो वेलफेयर के सेंटर में क्या होती, सिंपैथी, सहानुभूति होती है। नहीं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से, आपका परिवार गृहस्थ परिवार है, खेती किसानी में लगा हुआ है, नहीं तो देखें कई बार क्या होगा, पिताजी कहेंगे है 2 रोटी एकरो दे दहो, एकरो भूख लग गई होते, भूखल होते, नहीं, और माँ जो है चिढ़ जाती होंगी। ऐसा होता है या नहीं? नहीं, तो ये क्या है, ये सिंपैथी है, ये वेलफेयर वाला अप्रोच है। नहीं, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट में जो है, डेवलपमेंट में क्या होता, तो डेवलपमेंट में हम लोग जो है राइट्स कन्फर करते हैं। धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंट पैरामीटर होते, उन पर उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंश्योर करते। नहीं, और थर्ड तब स्टेज आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में क्या होता, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी अहम भागीदारी होती। तो बिना डेवलपमेंट के एम्पावरमेंट संभव होगा? तो इस चीज को हम वहां पर ठीक है, और एम्पावरमेंट जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और व्यवहार में अगर आप जाकर के देखें तो एम्पावरमेंट दूर की कौरी है। मजबूरी में, अब हम लोगों की मजबूरी है कि मजबूरी में एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो मिडिल क्लास है, क्योंकि उसके मैटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस चरम पर हैं। वो अपने मैटेरियलिस्टिक एस्पिरेशन से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है? नहीं, नहीं। और ऐसी स्थिति में सामान्यतः
घर का खर्च चलाना अकेले पुरुष के बूते के बाहर की बात है, और किसी तरह मैनेज कर भी ले, किसी तरह मैनेज कर भी ले तो बचत के नाम पर कुछ नहीं होने जा रहा। नहीं, जिंदगी भर पत्नी कोसती रहेगी, बच्चा कोसता रहेगा। तो अब मजबूरी है महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल करना, और जब शामिल आप कीजिएगा, जब शामिल कीजिएगा तो वो उस तरह से आप पर डिपेंडेंट नहीं रह जाएंगी। धीरे धीरे वो अपने लिए स्पेस हासिल करेंगी, आपके निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं कि पहले महिलाएं निर्णयों को नहीं प्रभावित करती थी, लेकिन उसके लिए खटवास पटवास लेना पड़ता था। चोकला बेलना पटकना, खाना बनाना छोड़ना, कभी नमक ज्यादा डाल देगी, कभी नमक कम डालेगी, समझे, कभी बच्चे को धर के पिटपिटा देगी, तो बाप समझ जाएगा कि गुस्साई हुई। लेकिन अब जब रिसोर्सेज उनके हाथ में आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, गो टू हेल, बाहर में जाओ, हम तुम पर निर्भर नहीं है, हमारे पास पैसा है, हमें जो लगेगा हम करेंगे, तुमको जो करना है करो, अलग रहना है अलग हो जाओ। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो टॉपिक से संबंध हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, गौर करें। इस पेज पर आप मूव करें, हमने क्या किया, हमने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को पहचानने के क्रम में हमने इससे संबद्ध आयामों को खोल दिया आपके सामने लगभग। तो कैसे हम आयामों को खोलेंगे, तो इसके लिए 5W1H थ्योरी के सहारे। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज। नहीं, अब सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर भी आपके सामने मौजूद है। नहीं, जब ये काम हम कर रहे हैं तो अगर स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इंट्रोडक्शन, नहीं, बॉडी पार्ट, मेन बॉडी, और तीसरा क्या होगा, कंक्लूजन। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब हमें किस बात को ध्यान में रखना है, आयाम तो हमने खोल दिए, तब हमें देखना है कैसे हम स्टार्ट करेंगे, किन किन पहलुओं को हम कवर करेंगे, नहीं, और कहां पर ले जाकर के हम कंक्लूड करेंगे। तो इससे होगा एक स्ट्रक्चर आपको तैयार हो गया। नहीं, अब स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, तो स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद अब हमें चौथा स्टेप हमारा होगा, वह है रिव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। ये हमने यहां पर रफ वर्क किया, यहां पर हम क्या करेंगे,
जो स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है उसको हम रिव्यू करेंगे। ध्यान रखें, यहां पर हमने कोर आइडिया को पहचाना, इसके सहारे जो थेसिस पार्ट होता। अब रिव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर में क्या हम देखेंगे? 3 चीजों को देखेंगे। मिसिंग पार्ट को हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कोई महत्वपूर्ण बिंदु मिस तो नहीं कर रहा है, इसको हम देखेंगे। नहीं, हम ये देखेंगे अगर कोई चीज मिस कर रहा है तो उसको हम ऐड करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लो को देखेंगे, और इसके मद्देनजर हम क्या करेंगे? री एडजस्टमेंट करेंगे। हम री एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि एक फ्लो में चीजें आवे। नहीं हो सकता है कुछ चीजों को पहले हमने आइडेंटिफाई किया है, वो आगे जाकर के फिट बैठे, तो री एडजस्टमेंट हम करेंगे। और इस तरीके से अगर आप जाकर के देखें तो क्या होगा? फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। इसके जरिए हम क्या करेंगे? इसके जरिए हम फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। अब जो फाइनल ड्राफ्ट हमने तैयार किया, तब फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के बाद हमें यह पता है कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे और कहां पर ले जाकर खत्म करेंगे। नहीं, और इस क्रम में अगर आप जाकर के देखें, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो चूंकि आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो वो चीजें एसिमिलेट होंगी, और एसिमिलेट होती हुई जो चीजें एसिमिलेटेड स्थिति में होंगी वो बाहर निकलेंगी, जो नहीं आ पाएंगी वो पीछे रह जाएंगी। तो राइटिंग प्रैक्टिसेज के जरिए हम इसी चीज को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया, जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया, उस स्ट्रक्चर को हम आंसर में कन्वर्ट कर दें। नहीं, और इतना काम हो जाता है, तब 5th स्टेज क्या है? स्टार्ट राइटिंग। यहां पर अगर आप आकर के देखें तो यहां पर आपके सामने 3rd स्टेज का काम हमने किया, 2nd और 3rd स्टेज का। हमने जो है कोर आइडिया क्या है, कोर आइडिया ऑफ द टॉपिक क्या है, हमने इसको आइडेंटिफाई किया, और फिर हमने उसके डिफरेंट डायमेंशन को जल्दी जल्दी खोलते हुए, तो इनमें जो स्ट्रक्चर हमने किया है, नहीं तो कोर आइडिया से जुड़े पहलू हैं वहां पर हम विस्तार में जाएंगे, नहीं, और जो डायरेक्टली कोर आइडिया से रिलेट नहीं करते हैं वहां पर हम इंडिकेटिव रहेंगे।
इस बात को समझना है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें इस क्रम में जब राइटिंग आप करते, इस पूरे के पूरे क्रम में तथ्यों के सापेक्षिक महत्व का आपको ख्याल रखना होगा। परसों हमने पकड़ौआ ब्याह की चर्चा की थी, परसों ही ना आप लोगों के साथ। अच्छा, शाम वाले बैच में, जीएस वाले बैच में। तो पकड़ौआ ब्याह में एक और समस्या आती थी, और कई बार रियल शादी में भी ये समस्या आती है। अब लड़की से ज्यादा आप लड़की के दोस्त को तैयार कर देंगे, बहन को तैयार कर देंगे, तो कंफ्यूजन होगा ना। और सिंदूर की जरूरत से ज्यादा अहमियत है हमारे यहाँ। हम लोग भी अपने टाइम में देखते थे, कई बार समझे, कॉलेज वगैरह में कई बार ऐसे एक घटनाएं घटती थी, लड़का जबरदस्ती सिंदूर फेंक दिया लड़की के माथे पर। अरे तो ऐसा थोड़े होता है। लेकिन मरवा पर पंडित जी मंत्र उंतर पढ़ के तैयार है, तो कई बार पता चला लड़की के बदले उसके दोस्त को, उसकी बहन को सिंदूर डाल दिया गया। ऐसे नहीं बंद हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट गड़बड़ा रहा है। ठीक है, मैं अक्सर अपने कॉलेज डेज की कहानी सुनाता हूं लोगों को कि एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी थी, समझे। हीरो था, हीरोइन थी, नहीं, और एक सपोर्टिंग रोल में हीरो को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग रोल में हीरो का मित्र था। ठीक है, तो हीरो को हम लोग लेकर के क्लास चले जाते थे। सपोर्टिंग रोल में जो था उसको क्लास उलास से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो वो अपना हीरोइन के साथ ग्राउंड में बैठा रहता था। धीरे 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 क्या हुआ, हीरो विलेन में तब्दील हो गया, और जो सपोर्टिंग रोल में था वो हीरो में तब्दील हो गया। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, समझे। हमेशा इस बात पर बारीक नजर रखिएगा कि मित्र या मित्रानी अगर सपोर्टिंग रोल में है, समझे, तो डाउट जरूर कीजिए। ये जरूर देखिए कितने घंटे की बातचीत हो रही है, फोन पर कितने देर की बातचीत हो रही है, मैसेज का क्या आदान प्रदान है। अब ये सब भी बतलाना होगा ना, समझे। कितना समय एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि निश्चित अगर हीरो हीरोइन के अलावा कोई तीसरा या तीसरी हीरो या हीरोइन के साथ ज्यादा समय गुजारेगा या गुजारेगी, तो मामला फिर गड़बड़ाएगा। तब हीरो को, जो हीरो बनने चला था वो विलेन में तब्दील होगा, और सपोर्टिंग रोल में जो है वो हीरो में तब्दील होगा। और आप लोगों की जिंदगी में ऐसे उदाहरण भरे पड़े मिलेंगे। तो तथ्यों के सापेक्षिक महत्व का निश्चित तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए, नहीं तो फिर डिमांड ऑफ क्वेश्चन से आप दूर चले जाएंगे। यहां तक में कोई डाउट? तो ये एक आइडिया मैंने देने की कोशिश की, निबंध कैसे लिखें। ठीक है, इसी के नेक्स्ट पार्ट पर कल मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि और उसमें हमारा फोकस जो होगा, 3 चीजें लिख लें। इंट्रो, कंक्लूजन दूसरा, एक इंट्रोडक्शन, दूसरा कंक्लूजन, तीसरा कंटेक्स्ट जिसकी चर्चा हमें करनी है, रोल ऑफ कोटेशंस, उद्धरणों की क्या भूमिका है। और चौथा है your approaches regarding the core idea.
ठीक है, इन 4 चीज़ों को हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसी को डिस्कस करने के क्रम में लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के रोल को भी डिस्कस करेंगे। ये लिख लें। ठीक है, आज यहीं पर छोड़ूंगा। थैंक यू। ये लो।